वेलकम टू इवॉल्व्यू चैनल। तो आज हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन को देखते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जहां पे हम मॉलिक्यूल्स और उनकी फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं और दो बेसिस पे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। या तो हम साइज के बेसिस पे उनको सेपरेट कर रहे हैं या फिर उनके चार्ज के बेसिस पे हम उनको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं फॉर सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और देयर फ्रैगमेंट्स, इट इज डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू separate molecules and their fragments on the basis of size and charge under the influence of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे हम डेफिनेशन को ध्यान से समझते हैं कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ये एक टेक्निक है। ठीक है, तो इस टेक्निक में हम कर क्या रहे हैं, मॉलिक्यूल्स और उनके फ्रैगमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स तो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल होगा, फ्रैगमेंट्स का मतलब है उनके छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, तो इस टेक्निक के अंदर हम मॉलिक्यूल्स और उनके फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। और किस बेसिस पे हम उसे सेपरेट कर रहे हैं, साइज एंड चार्ज। ठीक है, या तो हम उनको साइज के बेसिस पे सेपरेट कर रहे हैं कि जो छोटा मॉलिक्यूल है कौन सा बड़ा मॉलिक्यूल है, या फिर चार्ज के बेसिस पे कि किसका पॉजिटिव चार्ज है किसका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम दो बेसिस पे मॉलिक्यूल और उनके फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। और कौन सी फील्ड को यूज करते हैं हम इस टेक्निक में, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो डेफिनेशन इज क्लियर, आई होप। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे हम मॉलिक्यूल और उनके फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम दो तरह की इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। वन इज कैथोड एंड अनदर वन इज एनोड। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम दो इलेक्ट्रोड्स को यूज कर रहे हैं, कैथोड को और एक एनोड को। ठीक है, तो कैथोड इलेक्ट्रोड का जो चार्ज है वो होता है नेगेटिव चार्ज, और वहीं पे जो एनोड इलेक्ट्रोड होती है उसका चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कैथोड का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और एनोड का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, कैथोड की तरफ, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स कैथोड की तरफ भागेंगे। ठीक है, और वहीं पे एनोड का नेट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो एनोड की तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स रन करके जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है इसका हमने बेसिक देख लिया कि इस टेक्निक में हम करते क्या हैं, किस बेसिस पे हम सेपरेट कर रहे हैं और कौन सी फील्ड को हम यूज करते हैं। और दो तरह की इलेक्ट्रोड्स के बारे में हमने देखा, कैथोड के बारे में और एनोड के बारे में। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ macromolecules like DNA, RNA and proteins। तो ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है ये हम
मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की दो बेसिक टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में, और वो जो टेक्निक है उसका पूरा हम प्रोसीजर भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं और किस तरह से हम उनको इल्यूट भी करते हैं जेल से। ठीक है, सो वन बाय वन विल बी डिस्कसिंग टू टाइप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की दो बेसिक टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो वन इज एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक और होती है दैट इज नोन एज एसडीएस पेज। पेज का फुल फॉर्म है पॉलीएक्रिलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और एसडीएस एक डिटर्जेंट होता है, अनायनिक डिटर्जेंट, जिसका फुल फॉर्म है सोडियम डोडेसिल सल्फेट। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की दो टाइप्स हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एसडीएस पेज, दैट इज सोडियम डोडेसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका बेसिक सा डिफरेंस ये है कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए और आरएनए को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स के लिए हम कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करते हैं? दैट विल बी योर एसडीएस पेज। ठीक है, सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि डीएनए और आरएनए को सेपरेट करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करते हैं, सो द आंसर विल बी एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं एसडीएस पेज। ठीक है, तो अब इसका एक और पार्ट समझते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के आगे जो मटेरियल का नेम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो जेल को अगर हम सोचें तो जेल जैसे ही दिमाग में आता है वी गेट टू नो दैट इट इज सम सेमी सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, ये फुली सॉलिड नहीं है, फुली लिक्विड नहीं है, ये सेमी सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल होती है वो एग्रोस मटेरियल की बनी होती है। और वहीं पे अगर हम एसडीएस पेज की बात करें तो यहाँ पे जो हम जेल यूज करते हैं वो पॉलीएक्रिलअमाइड मटेरियल की बनी होती है। आई होप इट्स क्लियर। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल होती है वो किसकी बनी होती है? एग्रोस की। और पॉलीएक्रिलअमाइड जेल में जो जेल बनी होती है वो होती है पॉलीएक्रिलअमाइड मटेरियल की बनी हुई। तो अब हम ये जान गए डीएनए आरएनए के लिए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं, प्रोटीन्स के लिए एसडीएस पेज यूज करते हैं। यहाँ पे जेल एग्रोस मटेरियल की बनी होती है, यहाँ पे पॉलीएक्रिलअमाइड मटेरियल की बनी होती है। तो ये जो एग्रोस जेल है वो हम एक सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इट इज अ पॉलीमर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए किन किन एपरेटस की जरूरत पड़ती है और इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन डिटेल। सो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें पता है जो जेल है वो कौन से मटेरियल की बनी हुई है? एग्रोस मटेरियल की बनी हुई है, जो कि एक पॉलीमर है जिसको हम सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम कौन से एपरेटस को यूज करते हैं? सो द एपरेटस और द मटेरियल वी कैन से जो हमें चाहिए होता है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक, जेल ट्रे, कोम्ब, एग्रोस चाहिए हमें और बफर। तो हम करेंगे क्या? पहले एग्रोस जो कि एक पॉलीमर है
ये हमें मार्केट में पाउडर फॉर्म में मिलता है। सो एग्रोज इज अ पॉलीमर जो हमें मार्केट में पाउडर फॉर्म में मिलता है। तो एग्रोज को हम बफर के अंदर डालेंगे, ठीक है। और एग्रोज की जेल डिफरेंट परसेंटेज में बनती है, ठीक है। तो एग्रोज की जेल डिफरेंट परसेंटेज में बनती है का मतलब क्या है कि हमें 100 ml में कितना ग्राम एग्रोज पॉलीमर डालना है, ठीक है। दैट विल डिफाइन इट्स परसेंटेज, ठीक है। तो एग्रोज की जेल में हम करेंगे क्या, हम एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे और कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम क्या डालेंगे, बफर डालेंगे, ठीक है। तो हमने बफर ले लिया और बफर के अंदर हम एग्रोज का जो पाउडर है वो हम डाल देंगे, ठीक है। एग्रोज पाउडर फॉर्म में है, उसको हम डालेंगे और यहाँ पे हम उसे क्या करने वाले हैं, हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने पे क्या होगा, जो बफर है वो बॉयल करेगा। बॉयल करने से जो एग्रोज का पाउडर है वो बफर के अंदर घुल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही बफर के अंदर एग्रोज घुल जाएगा उसके बाद हम इसका वेट करेंगे कि ये 40 to 50 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच जाए। जब हम बॉयल करते हैं तो अबव 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो हम इतनी गर्म एग्रोज जेल को ठंडा होने देंगे और कितने टेम्परेचर पे आने तक का वेट करेंगे, 40 to 50 डिग्री, ठीक है। तो जैसे ही एग्रोज जेल 40 to 50 डिग्री में पहुंच जाएगी तब हम इसके अंदर एक डाई डालेंगे, डाई कह सकते हो या बोल सकते हो स्टेनिंग सॉल्यूशन। तो इसके अंदर हम डाई डालेंगे जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं ETBr और ये एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ETBr इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर, मतलब ये कैंसर कॉज कर सकता है। इसीलिए जब भी हम ETBr को यूज करते हैं वी यूज ग्लव्स। तो अब हमने देखा जैसे ही हमने एग्रोज को बफर के अंदर मिलाया, उसे हीट किया, वो पूरा घुल गया। फिर हम उसे 40 to 50 डिग्री टेम्परेचर पे आने तक का वेट करेंगे। उसके बाद हम उसमें डाई डालेंगे जिसका नाम क्या है, इथेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। अभी आप बस समझते जाइए इसका क्या फंक्शन है वो हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो अब हमने ETBr डाला, अब हम क्या करेंगे, जेल की ट्रे लेंगे जिसको हम बोलते हैं जेल कास्टिंग ट्रे, ठीक है। तो जेल की ट्रे का नाम क्या है, जेल कास्टिंग ट्रे। इसमें इस तरह से मार्जिन्स बने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोम्ब लगाने की जगह होंगे इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, कोम्ब लगाएंगे और कोम्ब लगाने के बाद हम ये जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है एग्रोज जेल वाला, उसको हम पोर कर देंगे जेल कास्टिंग ट्रे में, ठीक है। तो जेल कास्टिंग ट्रे में हमने जेल डाली और उसको हमने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया ताकि वो जेल क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है। जेल क्या हो जाए, सॉलिडिफाई। तो इस तरह से हमारी जेल तैयार हो जाती है। दिस इज एग्रोज जेल। और यहाँ पे कोम्ब की वजह से छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, वेल्स बन जाते हैं, ठीक है। कोम्ब डालने की वजह से छोटे छोटे जेल में क्या बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वेल्स। तो इस तरह से जेल प्रिपेयर हो जाती है। तो एग्रोज जेल में हमने क्या क्या यूज करा, एग्रोज डाला, बफर डाला और इथिडियम ब्रोमाइड डाई डाली, ठीक है। तो एग्रोज का रोल समझ में आ गया कि वो जेल बनाने के काम आता है। इथिडियम ब्रोमाइड डाई है। डाई क्या होता है, किसी चीज को कलर करने के लिए, किसी चीज को रंग देने के लिए काम आता है, ठीक है। तो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम DNA और RNA के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो DNA और RNA को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। नेकेड आई से हम DNA और RNA को नहीं देख सकते, इसीलिए हम DNA और RNA के लिए एक डाई यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड। और जब हम जेल के अंदर इथिडियम ब्रोमाइड डाई डाल देते हैं और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, अपना सैंपल डालेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के यहाँ क्या डालेंगे, हम सैंपल्स को डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद का प्रोसीजर मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर कि जेल बनाई कैसे है और जेल के अंदर क्या क्या डला है। आगे का हम देखते हैं।
अब तक हमने समझा कि जेल बनाई कैसे गई है। अब हम देखेंगे कि जेल का जो टैंक है, सो दिस वी कैन से इट इज एन इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक, जिसके अंदर हमने बफर डाल के रखा हुआ है और यहाँ पे इस तरह से हमने अपनी जेल डाल दी और जेल के अंदर क्या थे, वेल्स बने हुए थे। इसको हम नंबर देते हैं 1 2 3, 3 वेल्स हैं हमारे पास जेल में। और इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक में यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होती है, ठीक है। उन इलेक्ट्रोड्स को हम मशीन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं जहां से हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो 100 वोल्ट हमने दिया, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आनी शुरू हो गई, ठीक है। अब उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे हम डीएनए और आरएनए को सेपरेट कर रहे हैं और अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए और आरएनए को किस बेसिस पे सेपरेट करते हैं, सो द आंसर विल बी साइज। यहाँ पे हम डीएनए और आरएनए को साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, चार्ज के बेसिस पे नहीं। क्यों? क्योंकि चार्ज अगर डिफरेंट होगा तभी हम उसको चार्ज के बेसिस पे सेपरेट कर पाएंगे, बट यहाँ पे डीएनए और आरएनए का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो द डीएनए एंड आरएनए आर हैविंग विच चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन से ग्रुप की वजह से होता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है, ठीक है। सो डीएनए और आरएनए का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। इसीलिए हम डीएनए और आरएनए को एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने सैंपल डाला, सपोज करो यहां पे और यहां पे मैंने सैंपल नंबर 1 डाला और यहां पे मैंने सैंपल नंबर 2 डाला, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है और यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन सी है, एनोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, और एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी पता चला कि डीएनए और आरएनए का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए और आरएनए को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो उनका चार्ज है नेगेटिव, तो वो यहाँ पे तो रहेंगे नहीं, वो पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब डीएनए और आरएनए कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो डीएनए है और आरएनए है मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सो डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं, क्लियर। अब उसके बाद अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हमने डीएनए ही सैंपल लिए हैं दोनों में और उनके हमने फ्रैगमेंट्स लिए हैं, ठीक है। सपोज करो ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इस डीएनए के मॉलिक्यूल को मैंने डाइजेस्ट करवा दिया है, एंजाइम की हेल्प से क्या करा दिया है, डाइजेस्ट करा दिया है, मतलब इसको हमने कट करा दिया है। तो सपोज करो ये फ्रैगमेंट्स बन गए, ठीक है। तो अब ये फ्रैगमेंट्स बन गए, मतलब जहां जहां मैंने ये लगाया है वहां वहां से डीएनए कट हो गया। तो अब हम देखें, ये छोटा बना, ये बड़ा बना, ये छोटा बना, ये एक बड़ा बन गया और ये भी एक छोटा फ्रैगमेंट बन गया। तो ये डाइजेशन के बाद हमें डिफरेंट साइज के डीएनए फ्रैगमेंट्स मिल गए, ठीक है। साइज डिफरेंट है इनका, चार्ज तो सब पे क्या होगा, सेम, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इस सैंपल को मैंने इन दोनों वेल्स में डाल दिया। अब होगा क्या, सपोज करो मैंने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दी है 25 to 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। 25 to 30 मिनट्स के अंदर होगा क्या कि ये फ्रैगमेंट्स यहां से एनोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट साइज के बैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंट साइज के क्या देखने को मिलेंगे, बैंड्स, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइज। तो अब एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि आप बताइए छोटे फ्रैगमेंट्स जल्दी मूव करेंगे या बड़े फ्रैगमेंट्स जल्दी मूव करेंगे। सो द आंसर इज वेरी सिंपल, जो छोटे फ्रैगमेंट्स हैं उनका साइज छोटा है,
वो कम भारी हैं, इसीलिए वो जल्दी जल्दी से आगे आ जाएंगे। मतलब आधे घंटे के टाइम में जो सबसे बड़े फ्रैगमेंट हैं वो तो पीछे रह जाएंगे और सबसे छोटे वाले फटाफट भाग के आगे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज के बेसिस पे फ्रैगमेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मतलब ये जो बैंड है जो कैथोड के पास में है बैंड, द बैंड नियर कैथोड हैज लार्ज साइज, और जो बैंड है नियर एनोड हैज स्मॉल साइज। ठीक है, सो इसी पूरे टॉपिक के अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो, कि यहाँ पे हम डीएनए और आरएनए को एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। डीएनए आरएनए का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। कौन से ग्रुप की वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। साइज सबका सेम है तो हम उसे साइज के बेसिस पे तो सेपरेट कर नहीं सकते, तो हम उसको साइज के बेस, चार्ज उनका सेम है, सॉरी चार्ज उनका सेम है तो चार्ज के बेसिस पे तो हम सेपरेट कर नहीं सकते, इसलिए हम उनको साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो साइज की अगर हमने बात करी कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, वो जल्दी मूव करके आगे आ जाएंगे एनोड की तरफ, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे मूव करेंगे, इसीलिए वो कैथोड की तरफ ही रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से फ्रैगमेंट्स मूव करते हैं फार्दर टूवर्ड्स द एनोड, तो आंसर होगा स्मॉलर बैंड्स। ठीक है, और जो बड़े बैंड्स हैं जिनका बड़ा साइज है वो कैथोड की तरफ ही रह जाएंगे। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। और डीएनए और आरएनए कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ, क्योंकि उनका चार्ज नेगेटिव है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करा, वोल्टेज अप्लाई करी, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज है उसको ऑफ कर देंगे और जेल को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब सेपरेट कर लिए हैं, डाई हमने यूज कर ली थी ऑलरेडी। कौन सी डाई, इथीडियम ब्रोमाइड, बट उस डाई की हेल्प से अभी तक हम डीएनए को देख नहीं सकते। तो इथीडियम ब्रोमाइड डाई यूज करने के बाद भी हम जो हमारी विजिबल लाइट है उसके अंदर डीएनए या आरएनए के मॉलिक्यूल्स को नहीं देख पाते, इसीलिए हमें इस जेल को यूवी लाइट के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इस जेल को रखते कहां पे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं जिसका नाम क्या है, यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। तो यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर एक इंस्ट्रूमेंट है। जब हम जेल को यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर में रखते हैं तो यूवी लाइट इस पे पड़ती है और यूवी लाइट नीचे से आएगी, और उसकी वजह से जहां जहां पे भी बैंड्स होते हैं वो हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और बैंड का जो कलर होता है, बैंड का जो कलर होता है वो होता है ब्राइट ऑरेंज कलर। बैंड का क्या कलर होता है, ब्राइट ऑरेंज कलर। ठीक है, तो जब हम जेल को यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर में रखते हैं तब हमें इथीडियम ब्रोमाइड डाई का कौन सा कलर दिखाई देता है, ब्राइट ऑरेंज कलर। जहां जहां पे हमें ब्राइट ऑरेंज कलर दिखेगा वहां वहां पे हम समझ जाएंगे कि डीएनए यहाँ पे है, हमारे मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, क्योंकि जो इथीडियम ब्रोमाइड डाई है वो होती है केलेटिंग एजेंट। ठीक है, केलेटिंग एजेंट का मतलब है डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है वहां पे वो डाई इस तरह से अंदर फिट हो जाती है। ठीक है, तो जहां जहां पे डीएनए होगा वहां वहां पे डाई फिट हो गई, और उसी की वजह से जब हम यूवी लाइट के अंडर उस जेल को देखते हैं वहां वहां पे हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखते हैं, और ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स ही रिप्रेजेंट करते हैं कि वहां पे हमारा मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पे हमारे मॉलिक्यूल के फ्रैगमेंट्स हैं। ये मॉलिक्यूल के फ्रैगमेंट्स किस साइज के हैं, बड़े साइज के हैं, और ये छोटे साइज के हैं, इसलिए वो जल्दी मूव कर गए और बड़े मॉलिक्यूल्स पीछे रह गए। आई होप इट्स क्लियर। अब उसके बाद अगर हम इस टॉपिक को समराइज करें और उसके कुछ एप्लीकेशंस को देखें,
तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें समझ में आ गया कि हमने मॉलिक्यूल्स या उसके फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज, ठीक है। तो प्रोटीन्स के केस में एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए और आरएनए के लिए थी, ठीक है। तो प्रोटीन्स के लिए हम 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यूज करते हैं। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। इसमें हम उसको साइज के बेसिस पे भी और चार्ज के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स पे डिफरेंट चार्जेस होते हैं। कुछ प्रोटीन्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव, कुछ पे नेगेटिव होता है और कुछ पे न्यूट्रल चार्ज होता है, और साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो प्रोटीन्स को हम साइज और चार्ज दोनों के बेसिस पे एक ही बारी में सेपरेट कर सकते हैं 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करके, ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। तो हमने यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर में इस तरह से बैंड्स को देख लिया, ठीक है, कि हमें पता चल गया यहाँ पे हमारे फ्रैगमेंट्स हैं। तो सपोज करो मेरे को जो डीएनए का फ्रैगमेंट चाहिए उसका साइज 100 बेस पेयर है, ठीक है। द डीएनए फ्रैगमेंट विच आई वांट इज ऑफ 100 बेस पेयर। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये जो फ्रैगमेंट है 100 बेस पेयर का है, ये वाला है या ये वाला है, ठीक है। तो उसके लिए जो हम एक वेल को खाली रखा है उसको हम खाली नहीं रखते, उसके अंदर हम डीएनए लैडर को लोड करते हैं। किसको लोड करते हैं? डीएनए लैडर को। तो डीएनए लैडर में हमें पता चल जाता है इसका साइज हमेशा इस तरह से ही आता है, ठीक है। तो डीएनए लैडर में क्या होता है, डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनका साइज हमें पता है, ठीक है। तो डीएनए लैडर में हमें पता है कि ये वाला जो फ्रैगमेंट है इसका साइज क्या है, 100 बेस पेयर है, ठीक है। डीएनए लैडर के भी डिफरेंट साइजेस आते हैं, हम 1 KB का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें फ्रैगमेंट कौन सी ढूंढनी है, 100 बेस पेयर की। तो हमें पता है डीएनए लैडर की हेल्प से कि ये वाला जो साइज है बैंड का ये 100 बेस पेयर का है। इसके सामने हमारी 2 फ्रैगमेंट्स आई हैं, मतलब क्या है, कंफर्म हो गया कि ये दोनों फ्रैगमेंट्स का साइज भी क्या है, 100 बेस पेयर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट है, ठीक है। बट ये किसके अंदर है, अभी एग्रोजेल के अंदर है, ठीक है। तो इसको जब हम, तो इन बैंड्स को हम कट करेंगे और कट करके इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को बाहर निकालेंगे जेल से। इस टेक्निक को हम बोलते हैं जेल इल्यूशन। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, जेल इल्यूशन टेक्निक, जहां पे हम एग्रोस जेल को कट करके अपना जो डीएनए फ्रैगमेंट है, पर्टिकुलर इंटरेस्टेड फ्रैगमेंट है, उसको हम बाहर निकालते हैं जेल से ताकि हम उसको फर्दर यूज कर सकें, ठीक है। तो इसी से हमारा टॉपिक खत्म होता है एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस टेक्निक को यूज कहां कहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रीफ में हम इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट हम यूज कर सकते हैं इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, फोरेंसिक्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं इसे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं, और रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन वाले एक्सपेरिमेंट्स में भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, फोरेंसिक्स के अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, तो इन सब टेक्निक्स के अंदर हम एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डेली बेसिस पे यूज करते हैं, ठीक है। और भी जैसे कि पीसीआर अगर हमने करा है उसके अंदर भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। एग्रोज वाला यूज करते हैं डीएनए और आरएनए के लिए, और पॉलीएक्रिलमाइड वाला यूज करते हैं प्रोटीन्स के लिए। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।